हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कंसेप्ट का ज़्यादा चर्चा करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में कौन से कंसेप्ट यूज हो रहा है उस पर ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर रहा है फर्स्ट में कर रहा है द टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी इक्वल इन। मतलब कर रहा है बताइए कौन से जो होता है फिगर में जो होता है डायगोनल्स जो होता है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल ही होगा। ठीक है भाई, किसमें आप जानते हो रेक्टेंगल केस में डायगोनल्स इक्वल होगा तो इक्वल होगा ही होगा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि इक्वल नहीं होगा तो चल जाएगा, नहीं, इसमें डायगोनल्स इक्वल चाहिए। स्क्वायर केस में देखो भाई, स्क्वायर केस जो है ना, स्क्वायर में भी जब जानते हो डायगोनल्स इक्वल होगा तो इक्वल होगा। उसमें कोई नहीं कि स्क्वायर है इसमें डायगोनल्स इक्वल भी हो सकता है ना भी हो सकता है, ऐसा नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। अब आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो होता है, अब जानते हो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? जो उसका जो नॉन पैरेलल साइड है, मतलब उसका फिगर ड्रॉ करना चाहूं तो उसकी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ये है। ठीक है, मतलब इसके जो ये नॉन पैरेलल साइड है ये इक्वल होता है, तो इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन भाई रोम्बस जो एक ऐसा हमारा पोलीगन से हमारा क्या है, पार्लेलोग्राम है। रोम्बस जो है एक ऐसा पार्लेलोग्राम है जिसमें इसमें जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल भी हो सकते हैं ना भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि स्क्वायर को जो होता है हम रोम्बस कह सकते हैं, स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो है रोम्बस जो है इस केस में जो होता है डायगोनल्स इक्वल भी हो सकते हैं और ना भी हो सकते। इसका मतलब इसका सी होगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट का अपना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखो सेकेंड में कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज। करा भाई, अगर जो रोम्बस है और उसकी डायगोनल्स हमें दिया हुआ है तो क्या उसके हेल्प से जो होता है उस रोम्बस के साइड को वैल्यूज होता है, लेंथ जो है, क्या हम पता कर सकते हैं? डेफिनेटली। देखो कैसे, तो इसकी रोम्बस की एक प्रॉपर्टीज हम बहुत अच्छे जानते हैं कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं दिस इज रोम्बस। ठीक है, ये क्या है? अपना रोम्बस है। हम सभी जानते हैं रोम्बस की प्रत्येक साइड क्या होता है? इक्वल होता है। और ये रोम्बस की डायगोनल्स है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं जो डायगोनल्स केस में कि इसके डायगोनल्स होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन कैसे? परपेंडिकुलर, मतलब दोनों डायगोनल्स दूसरे के 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो सपोज मान लेते हैं एक डायगोनल्स लेंथ दिया है, कितना दिया है जी? 16, तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, और दूसरा 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। 12 दिया है तो 6 हो गया। तो देखो दोस्त, आप देखोगे, मान लें सपोज हम यहाँ पे हो तो AOB क्या सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप जानते हैं मेरे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी साइड्स होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई साइड्स होता है अननोन होता है, तो उसके अननोन साइड्स की लेंथ को पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से चुटकियों में पता कर सकते हैं, कि नहीं? तो यहाँ देखिए, तो हम जानते हैं, तो यहाँ पे जो होता है राइट एंगल सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू होता है AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब AO कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आपका हो गया 64 हो गया, 636 हो गया, देन ये आपका 100 हो गया, देन 10 हो गया। मतलब AB की जो वैल्यू है, AB कितना हो गया? 10 हो गया। समझ गया? AB जो था आपका 10 हो गया। तो हमें यही पता करना था कि इसकी साइड की लेंथ क्या होगा? 10 होगा। तो चलिए यहाँ पे जो होता है AB की लेंथ कितना हो गया? C में 10 सेंटीमीटर। तो अब अपना सेकेंड भी हो गया। अब मूव टू द थर्ड पे। तो कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्सिस। देखो कह रहा है कि दोस्त एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट एंगल्स की जो वैल्यू जो वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है, तो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मेरे दोस्त, मान लेता है यही बना लेता हूं कि ये अपन का क्या है? पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे नेमिंग करता हूँ ABCD।
तो मान लेते हैं एडजेसेंट एंगल की बात करें कि यह एंगल हो गया या तो ये एंगल हो गया, ये ए हो गया चाहे ए हो गया। अगर इसको और इसको कंसिडर कर होती है तो हम चल तो भाई क्या है, दो ही एंगल कंसिडर करना है, तो एक इसको मान लेता है और एक ये हो गया। तो ये मान लेते हैं हमारा कितना हो गया 2x जो है 2x + 25 और ये कितना हो गया 3x - 5 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, मतलब 2x + 25 उसके बाद होता है 3x - 5 = 180 डिग्री। 2x + 3x कितना हो गया 5x हो गया और 25 में से 5 गया 20 हो गया = 180 हो गया। देन 5x = 180 - 20 तो 5x = 160। तो 5 यहीं 15 हो गया, 15 × 16 5 × 10 मतलब x = 32 हो गया। ठीक है, तो 3 का कौन सा होगा देख लेता हूँ, 3 का कौन सा होगा, तो 3 का जो होता है 32b हो गया। अब यहाँ देखो मेरे दोस्त, कर डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इन। तो कह रहा है कि बताइए कौन सा ऐसे हमारा फिगर है जिसमें डायगोनल्स जो है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जरूरी नहीं इंटरसेक्ट कर भी सकता है ना भी कर, वह उतना इंपॉर्टेंस नहीं कि उस फिगर में जो है डायगोनल्स होता है एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करना चाहिए तो करना चाहिए। भाई आप जानते हो ये रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल केस में डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। लेकिन भाई आओगे रोम्बस, तो रोम्बस में आप जानते हो कि इसमें जो होता है डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है। उसी तरह काइट में भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर। लेकिन आप आते हैं पार्लेलोग्राम में, तो पार्लेलोग्राम जो होता है आप जानते हो रेक्टेंगल जो आपका स्क्वायर जो है वो भी क्या है पार्लेलोग्राम है कि नहीं। तो पार्लेलोग्राम आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्लेलोग्राम में जो डायगोनल्स होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट भी कर सकता है ना भी कर सकता है कि नहीं। तो इसमें दुविधा है, दोनों कंडीशन, क्योंकि इसके अंतर्गत जो होता है अंदर जो है आपका रेक्टेंगल भी आता है, रोम्बस भी आता है और स्क्वायर भी आता है। इसलिए जो होता है इसमें इंटरसेक्ट कर, अगर स्क्वायर हो जाता है तो इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर, वही रेक्टेंगल हो जाता है तो नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें है कंडीशन, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। तो 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है 5 में। 5 में कहता है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3 इफ द डायगोनल मेजर्स 25 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। देखो दोस्त, कह रहा है कि यहाँ पे जो होता है एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेशियो के फॉर्म में दिया है। क्या चीज फॉर्म में दिया है? रेशियो के फॉर्म में दिया है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो है एक रेक्टेंगल्स की जो लेंथ और ब्रेथ जो होता है रेशियो के फॉर्म में दिया है और उस रेक्टेंगल्स की जो डायगोनल्स जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या आप बता सकते हो उस रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होंगे? पेरीमीटर की बात बोला है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज मेरे दोस्त ये हमारा क्या है एक रेक्टेंगल है ना जी, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं अगर इसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ जो था रेशियो के फॉर्म में दिया है तो उसकी एक्चुअल क्या होगा, तो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज ये हमारा 4x हो गया और ये हमारा 3x हो गया। देन ये डायगोनल जो होता है क्या हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो भाई आप जानते हो रेक्टेंगल में प्रत्येक उसके वर्टेक्स पे जो होता है कितना डिग्री एंगल बनता है 90 डिग्री एंगल बनता है ना। तो आप मेरे दोस्त अगर अच्छा से और देखोगे ये फिगर बहुत अच्छे से झलकेगा कि आपका ACB जो होता है एक क्या दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हाइपोटेनस जो राइट एंगल ट्रायंगल तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो होता है बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। इसमें नो डाउट कि नहीं अप्लाई होता है, एकदम अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो था पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। जैसे ही x की वैल्यू फाइंड आउट हुआ तो पेरीमीटर आपकी चुटकियों में निकल जाएगा, आपसे निकल जाएगा। ठीक है, आपके हाथ में चुटकी हो। तो यहाँ पे जो होता है राइट एंगल सामने क्या होता है हाइपोटेनस, मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 4x का स्क्वायर हो गया, BC कितना है 3x का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे AC जो होता है हमारा क्या है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हो गया।
6 to 5 इक्वल टू जो था 25x²। मेरे दोस्त 25 से इसको कैंसिल करो तो 25 आएगा, और यहाँ पे 25 इक्वल टू x², और x इधर आएगा तो स्क्वायर रूट 25। हम यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं लेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे केवल पॉजिटिव होता है वैल्यू को हमारा पूरी तरह से फोकस रहती है, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। तो मेरे दोस्त x इक्वल टू 5 हो गया, तो यहाँ पे इसकी जो होता है 3 इंटू 5 क्या हो गया 15 हो गया, और ये 4 इंटू 5 क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, जब इस रेक्टेंगल्स की लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यूज होता है अब हमें बहुत अच्छे से पता हो गया, तो इसलिए हम इसकी पेरीमीटर को भी चुटकियों में निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, 2 इंटू एल प्लस बी होती है। तो 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 20 है एंड बी की वैल्यू 15 है। तो देन 2 इंटू होता है 20 और 15 कितना होता है 35 होता है, 35 दूना कितना होता है 70 होता है, मतलब 70 सेंटीमीटर। वेर इज 70 सेंटीमीटर इन द ऑप्शन। तो आपका जो है 5 का सी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त यहाँ पे 6 में क्या होता है, बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पार्लेलोग्राम इंटरसेक्ट। भाई कह रहा है कि आप जो होता है पार्लेलोग्राम का कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो और उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो बताओ कि अगर आपने बाइसेक्टर जो ड्रॉ किए हो तो वह बाइसेक्टर इंटरसेक्ट जो कर रहा है तो वह कितना उसके बीच वहां पे एंगल कितना क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कितना बन रहा है एंगल वही बताना है। तो देखो मेरे दोस्त यहाँ पे अगर हम मान लेते सपोज दैट होता है ये हमारा पार्लेलोग्राम है, ये हमारा क्या है पार्लेलोग्राम है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हम जानते हैं इसमें दो एंगल कोई भी कंसीडर कर सकते जो कि एडजेसेंट होनी चाहिए, या ए बी ले सकते हो, या बी सी ले सकते हो, या सी डी ले सकते हो, या डी ए ले सकते हो। चलो भाई हम बी सी, अब इसकी क्या कर रहे हैं, यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ। हम बाइसेक्टर का काम क्या होता है कि एंगल ए को दो भागों में बांट देना होता है। उसी तरह बी यहाँ पे एक बाइसेक्टर, और दोनों मान लेते सपोज दैट यहाँ पे इंटरसेक्ट करा एट पॉइंट ओज होता है। अब हमें बताना है यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। इसका मतलब जो है एंगल ए प्लस एंगल बी का सम जो है कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये पार्लेलोग्राम की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब चलते हैं दोनों साइड जो था हम या कहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं या हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया, ये मान लेते हैं 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो होता है आपका कितना हो गया, ये हाफ हो गया, तो यहाँ पे 1/2 ए हो गया प्लस हाफ ऑफ होता है बी हो गया इक्वल टू होता है कितना हो गया 180 डिग्री होता है, ठीक है। 106 नंबर है। तो कर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेलल इंटरसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एंगल ए का हाफ क्या हो गया एंगल 1 हो गया, एंगल बी का हाफ क्या हो गया एंगल 2 हो गया इक्वल टू 90 डिग्री, इसको भी आप करोगे 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट हमारा आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आप देखो मेरे दोस्त ए ओ बी क्या है, एक जो होता है ट्रायंगल है, और ट्रायंगल सभी एंगल सम कितना होता है 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री होता है मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 डिग्री है, और इस दो एंगल का सम आपका 90 दिया है, और प्लस जो है ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, तो ए ओ बी हो गया, देन 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आ गया 90, मतलब ए ओ बी की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्त कितना होगा 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका मतलब जो है 6 का जो है आपका 90 होगा, 6 का डी हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन एंगल of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, the smallest angle of the parallelogram is what? देखो मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्लेलोग्राम है और एक जो एंगल है ना वो अपने एडजेसेंट एंगल के 2/3 है। तो कह रहा है उसमें से जो छोटा एंगल होगा भाई बता दो क्या है उसकी वैल्यू। तो यहाँ देखो मान लेते हैं इस पेपर को सब्सिट्यूट करते हैं, मान लेते सपोज डैट ये क्या है पार्लेलोग्राम है, ठीक है भाई। मान लेता हूं सपोज डैट
ये अपना x है, ठीक है। तो इसके एडजेसेंट या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। मान लेते सपोज ये हो गया, तो ये x हो गया, एडजेसेंट को मान लिया हमने x, किसी एडजेसेंट कोई भी हो सकता है एंगल भाई, सुनो। तो ये x हो गया, तो ये कितना होगा, तो ये होगा मतलब x के जो होता है 2/3, मतलब होता है 2x/3। ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। आप कह सकते हो ये एंगल इसके एडजेसेंट है या ये एंगल इसके एडजेसेंट है, ठीक है। तो आप जानते हो एडजेसेंट एंगल्स की जो सम होती है, मतलब एडजेसेंट एंगल को आप जब ऐड करते हो तो उसकी सम 180 है, मतलब x + 2x/3 = 180, देन 3 to 5x/3 = 180, 5 से 5 15 और 3 6 25 30, तो x = 36 × 3 होता है, तो 36 × 3 तो आपका हो गया 108। आप मेरे दोस्त देखेंगे ये 108 है, लेकिन आप देखोगे भाई ये इसके 2/3, इसका मतलब छोटा एंगल होगा। तो देखिए 108 का होता है 2/3, तो 3 × 9 और 3 × 9 18, 3 × 6 = 18, 36 × 2 = 72, मतलब स्मॉलर एंगल कौन सा होगा, 72 डिग्री, वेरी 72 डिग्री। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर कर, डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स एट द वर्टिसेस इन। देखो कह रहा है कि बताइए आप रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, रोम्बस ले लो, और उसमें डायगोनल्स आप ड्रॉ करते हो, तो क्या वो डायगोनल्स होता है इंटीरियर एंगल को जो होता है बाइसेक्ट करता है। मतलब कहने का मतलब जो है ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा क्या रेक्टेंगल हो गया, और ये अपना क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये अपना क्या हो गया, रोम्बस हो गया। समझिएगा, यहाँ पे आपका फिगर देखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो क्या जो है ये एंगल, मान लेते हैं एंगल 1 हो गया और एंगल 2 हो गया, क्या एंगल 1 जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल 2 को, ठीक है, ये बताना, मतलब बाइसेक्ट कर दें और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल होगा, बाइसेक्ट कर देगा डायगोनल्स। तो आप देखोगे अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, देखो ये साइड और ये साइड जो था डिफरेंट है, इसका साइड डिफरेंट है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा। मतलब इस केस में रेक्टेंगल केस में जो होता है आपका क्या हो सकता है, रेक्टेंगल केस में आपका जो होता है कि इसके डायगोनल्स होता है वह बाइसेक्ट कर सकता है, ना भी कर सकता, क्योंकि अगर स्क्वायर केस, अगर देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कर सकते हैं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कर सकते हैं, जब उसकी साइड इक्वल हो जाए, रेक्टेंगल की साइड इक्वल हो जाए सभी साइड, उसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इसमें हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन स्क्वायर केस लेते हो तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, तो ये एंगल इक्वल होगा, और ये साइड जितना है उतना ही ये भी है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल। मतलब यहाँ पे जो देखोगे ना एकदम से वो क्या कर रहा है, इंटरनल जो एंगल उसको बाइसेक्ट कर रहा है। उसी तरह रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं, यहाँ भी बाइसेक्ट। इसका मतलब कि यही है, इसमें हो भी सकता है, ना भी, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर को क्या करते हैं, स्क्वायर को भी रेक्टेंगल कहा देते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल हम कहा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो करा है इन स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू दिस एंड बी सी इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा है कि आप देखो यहाँ पे जो होता है आपका ए बी एंड बी सी की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और उसके हेल्प से जो होता है आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे जो होता है मान लेते हैं ये हमारा स्क्वायर है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। मान लेते हैं ए बी कितना है 2x + 3, ये बी सी कितना है 3x - 5। तो आप सभी जानते हो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होता है, तो ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ए बी कितना है 2x + 3 और बी सी कितना है 3x - 5। तो इसको 3 को इधर, 5 को इधर, एंड देन इधर आ गया x, मतलब x इक्वल टू 8 आ गया। x की वैल्यू कितना होगा 8 हो गया। अब चलिए इसी में यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे करा 10 नंबर पे करा इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल देन द लार्जेस्ट
एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज। करें कि मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और मान लेते कुछ पल के लिए हमारा ये स्मॉलर एंगल है और ये हमारा क्या है, लार्जर एंगल है। तो ये लार्जर एंगल जो है स्मॉलर एंगल के ट्वाइस से, स्मॉलर एंगल के ट्वाइस से कितना कम है, 24 कम है। तो हमें बताना है लार्जर एंगल, इस एंगल की वैल्यू को बताना है, ठीक है। तो आप जानते हो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो होता है देखो ये एंगल ये इक्वल होता है, इसका मतलब यही दो एंगल होता है, क्योंकि ये भी ये एंगल इक्वल होता है और ये एंगल के इक्वल होता है। तो स्मॉलर और लार्जर कंसेप्ट इसी दो के बीच में लग सकता है, या इस दो बीच में लग सकता है, या इसके बीच में लग सकता है, या इसके बीच में लग सकता है, ठीक है। मतलब एडजस्टेंट के केस में ही लग सकता है, अपोजिट केस में नहीं लग सकता है। तो आप जानते हो एडजस्टेंट एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। देन देखिए 3x इक्वल टू 180 प्लस जो है 180 प्लस होता है कितना हो गया आपका 24 हो गया। तो आपका हो गया इधर 3x इक्वल टू जो होता है 4 और 8 और 2 10 हो गया, 8 2 10 हो गया और 1 1 2 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 204/3, तो 6 3 18 हो गया, 18 और 2 20, 8 3 24, मतलब 6x की वैल्यू कितना आया, 68 आया। हमें लार्जर एंगल बताना है, तो लार्जर एंगल अपना ये है 2x माइनस 24, तो 2 हो गया, x कितना हो गया, x जो है 68 हो गया माइनस 24 हो गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 68 माइनस जो होता है 24 सब्ट्रैक्ट कर दो 112, तो आपका C हो जाएगा, समझे। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।